जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी, एकदम सच, कड़वा सच, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शुगर कोटिंग के, इस बात की परवाह किए बिना कि मेरा कंटेंट, मेरी कही गई बातें पॉलिटिकली करेक्ट हैं कि नहीं, सोशली भी करेक्ट होनी चाहिए। आजकल वही कहो जो लोगों को अच्छा लगे। और मुझे ना पिछले कुछ सालों में ये महसूस हुआ है कि हमारे पत्रकार, लेखक, हमारा समाज जब कुछ कहता है, लिखता है, बोलता है, तो उसका जो पहला उद्देश्य होता है ना कि भैया उतना ही लिखो, उतना ही बोलो कि कोई नाराज ना हो, सबको खुश रखना है। इसलिए थोड़ा सा एक चलती फिरती, एक लोकल सुपरफिशियल सी टिप्पणी कर दो, काम भी हो जाए, नाम हो जाए कि हाँ आपने इस विषय पे आप बोले। पर ऐसा मत बोलो कि कोई नाराज हो जाए। अच्छा, कोई वर्ग नाराज हो जाए ये नहीं, कोई व्यक्ति भी नाराज नहीं होना चाहिए। मतलब एक एक व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है कि तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे लिखने से कोई नाराज नहीं होना चाहिए। मतलब सबको खुश रखना है। तो यार, सबको खुश रख के तो फिर सच नहीं बोला जा सकता। सच तो बहुत कड़वा होता है और सच बोलने के लिए ना इतना बड़ा कलेजा चाहिए, और भी कुछ कुछ चाहिए होता है, वो हम लोकल भाषाओं में बोलते हैं। पर तब अपना एक है कि सच बोलो, चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए, सच बोलने से बाज मत आओ। इसलिए दद्दा की खरी खरी, कड़वे वचन। हाँ, अब तो रिपोर्ट यह है कि करनाल डाउरी वाले केस में सो कॉल्ड माफी मांग ली गई है दूल्हे के द्वारा। तो कई लोगों ने कहा अरे ये तो केस उलट गया, दूल्हे ने माफी मांग ली। भाई, किसी के यहां कट्टा सटा दोगे ना तो माफी तो बेचारा कोई भी मांग लेगा, फैमिली मैन कोई भी माफी मांग लेगा। थाने ले जाके बैठा दो, परिवार के 7-8 लोगों का नाम लिखा दो रिपोर्ट में, जेल जाने की नौबत आ जाए, सरकारी नौकरी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि अगर आप जेल चले जाएंगे तो और ऐसे केसेस में तो जल्दी जमानत भी नहीं होती ना, तो आपकी तो नौकरी तक चली जाएगी ना, परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में माफी मांग कोई भी मांग लेगा। मैं होता तो मैं भी मांग लेता, आप भी मांग लेते, कोई भी मांग लेता। पर आपने ध्यान दिया कि वो साइंटिस्ट दूल्हे ने क्या कहा कि मुझसे गलती हो गई, दहेज बहुत बुरी चीज है। उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हमने दहेज मांगा, उसने कहा जी गलती हो गई। अब वो गलती क्या हुई ये आप सोच लो। ये सिर्फ उस लड़की और उसके परिवार की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये माफी पुलिस ने मंगवा दी। क्योंकि एक तो ना ये पुलिस वाले, देखिए हमारी पुलिस के बारे में आप चाहे जो आलोचना करें, पर जो पुलिस का जो थानेदार, इंस्पेक्टर होता है ना, वो बहुत सुलझा हुआ, बहुत अनुभवी, घाट घाट का पानी पिया हुआ, एक बहुत ही घिसा हुआ आदमी होता है। और वो प्रथम दृष्टया समझ जाता है कि असल चक्कर क्या है। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पे और समाज में दूल्हे का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। आमतौर पे ऐसे केसेस में सारी दुनिया दुल्हन के सपोर्ट में खड़ी होती है, पर इस केस में 99% लोग दूल्हे के साथ खड़े थे। ऐसे में ना दुल्हन के परिवार की बहुत ज्यादा किरकिरी, बहुत थू थू हो रही थी। वो एडमेंट थे कि हम तो इनको जेल में बंद कराएंगे, 498 वाला डाउरी का केस लगवाएंगे। लड़के के पास चाहे 2 महीने पुरानी, क्योंकि शादी के ब्याह के तो 2-2 महीने, 3-3 महीने बातचीत चलती है ना, 2 महीने पुरानी ऑडियो क्लिप्स थी ना कि मुझे नहीं चाहिए दहेज, और आप बता रहे हैं कि आपके घर में 3-4 घंटे तक हंगामा होता रहा। आपके पक्ष में से किसी ने भी कोई भी ऑडियो वीडियो क्लिपिंग नहीं बनाई कि देखो जी इस तरीके से लड़के वाले जो हैं वो दहेज मांग रहे हैं और शादी करने से मना कर रहे हैं। तो लड़की वालों के पास कोई एविडेंस नहीं था। और देखो, 2 अदालतें होती हैं, एक तो जो हमारी ये जुडिशरी वाली अदालत होती है, एक समाज की अदालत होती है। जुडिशरी वाली अदालत के हाथ पांव बंधे होते हैं, उसकी आंख पे बंधी होती है पट्टी,
और वो तो मजबूरी में काम करती है। आप चाहे कुछ कर लो, जो कंप्लेंट है उसको दर्ज करनी पड़ेगी, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस पे आपके पास जो ऑडियो क्लिपिंग है वो सही है कि नहीं है, ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आ जाएगी तब पता लगेगा ना कि सचमुच आपने दहेज मांगा कि नहीं मांगा। आज तो आप जेल चलो, ये है सब हमारी जुडिशरी का दस्तूर, हमारे जो पुलिस और हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसमें अगर लड़की ने कंप्लेंट कर दी तो आप चाहे कितने सच्चे हो, फिलहाल तो आप जेल चलो। 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देखेंगे कि आपने दहेज मांगा कि नहीं मांगा। आप झूठ बोल रहे हो, अभी तो आप जेल चलो। तो तब ऐसे में पूरे परिवार के साथ जेल जाना कौन चाहेगा? तो सब उस लड़की के परिवार की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़के ने, बेचारे ने हाथ जोड़ माफी मांगी कि साहब बाज आए ऐसी मोहब्बत से, ये रखो पानदान अपना, भैया हमें माफी करो, हम क्या माफ, क्या हम तो साहब नाक रगड़ लेंगे आपके पैरों पे, हम तो साहब थूक के चाट लेंगे, हे देवी हमारा पैंडा छोड़ो, बड़ी गलती हुई जी हमसे। वो लड़के ने बेचारे ने माफी मांग के अपनी जान बचाई। और एक चीज आपको बता दूं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि 99.99% लड़के कद्दू बैगन की तरह मैट्रिमनी बाजार में बिकते हैं। इसमें मैं ये नहीं बात कह रहा हूं, बिल्कुल बिकते हैं। और इनको तो, इनके साथ क्या करना चाहिए ये मैं अपने फेसबुक पोस्टों में और अपने ऐसे बहुत सारे में, मेरा तो विचार बहुत स्पष्ट है कि इनके साथ क्या करना चाहिए। पर ऐसे भी बहुत से केसेस हैं जिसमें लड़के वाले का परिवार स्पष्ट मना कर देता है और लड़की वाले जबरदस्ती, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि जब मैं अपने बेटे का एक जगह रिश्ता लेके गया तो उन्होंने वो शादी सिर्फ इसलिए काट दी कि अरे 1 रुपए में शादी कर रहा है, जरूर कोई प्रॉब्लम है। बात भी सही थी यार, प्रॉब्लम तो थी। मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा इतना बड़ा रिबेल होना, विद्रोही होना है ना, मैं तो बागी हूं ना समाज का। तो उनको लगा कि नहीं यार ये, और बात भी सही थी, मेरा उनका कोई मेंटल मैच ही नहीं था। मुझे लड़की के परिवार का 1 रुपया भी खर्च कराना, 1 रुपया भी खाना गू खाने के समान लगता है। एक व्यक्ति है जो सोचेगा नहीं नहीं जी पूरा हक है, पूरा खाना चाहिए, तो हमारी सोच ही नहीं मिलती थी। खैर तब वो रिश्ता कट गया। एक जगह और हुआ साहब, वो भी लड़की वालों ने पूछा भाई साहब शादी कैसे होगी, तो अब दूध के जले को तो छाछ को फूंक फूंक के पीना चाहिए था ना। हमने कहा, हमने फिर हाथ जोड़ दिया, भाई साहब शादी 1 रुपए में होगी। वो मान गए, शादी तय हो गई। मैंने 10 दिन बाद फिर उनको फोन किया तो मेरी बातचीत ज्यादातर उनके बेटे से होती थी, जो कि मेरे बेटे का हम उम्र था। तो मैंने उनसे कहा, बेटा एक बात का ध्यान रखना कि ये साले जो लड़के वाले होते हैं ना, बहुत डैश 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 होते हैं। मतलब जितना तुम सोचते हो उससे बहुत बड़े डैश डैश होते हैं। इसलिए इन सालों की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। पर मैं तुझे कह रहा हूं कि हम तुम्हारा 1 रुपया और 1 रुमाल तक नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। और जो कपड़े बहू ने पहने होंगे वही कपड़े लेके आएगी। बाकी हमारे में अगर औकात होगी तो हम उसको लेंगे, पहना लेंगे। खैर सब लड़कियां आजकल कहाँ मानती है, उसने 10-20 ड्रेसेस लेके आनी ही होती हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, वो उतना तो होता ही है ना भी, लड़की अपने पहनने के लिए चलो 2-4-10-20 ड्रेसेस जो ले ली उसने, ठीक है। फिर हर 15 दिन पे मैं उनको समझाता, फिर उन्होंने सगाई करी। तो मैंने कहा यार सगाई वाई क्या होती है, सिंपल सी एक सेरेमनी कर लो। वो नहीं माने जी, क्या चलो जी सगाई में भी। अब फिर उन्होंने वो सेरेमनी पूरी बकायदा दिल्ली के एक मैरिज हॉल में सब करते रहे। वो सगाई पे मेरे बहुत सारे, बिकॉज एज आई नो कि आई हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स ऑन, मेरा सोशल मीडिया का सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो सैकड़ों लोग सगाई पे बुलाए हमने, बड़ा हुआ। तो साहब वो जो जब विदाई होने लग गई ना, तो वो लड़की की माँ ने वो लिफाफे रखे हुए थे, उनमें कुछ 100-50 रुपए होते हैं। तो एक हमारी एक गेस्ट जो थी, शी इज ए सेलिब्रिटी, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है वो देश की,
वो थोड़ा सा अर्ली मतलब फंक्शन निपटा के वो सबसे पहले वो गई, तो उनको जो एक लिफाफा पकड़ाने लग गया, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अजीत भाई है, तो मैंने इशारा किया, मैंने कहा चलो। वहाँ पर मैं सीन नहीं क्रिएट करना चाहता था, उनको वो लिफाफा दे के विदा किया। फिर मैंने अपनी समधीन जी की साइड में ले जाके क्लास लगाई। मैंने कहा मैंने आपको ये मना किया था कि सब चोचले मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर उन्होंने ने जी समाज, मैंने कहा मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा ये लड़के वाले बाकी जो है साले नाटक करते हैं, इनको चाहिए सब कुछ होता है पर मुंह से मना करते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूं। पर लड़की वाले कहाँ मानने वाले, उनके तो फिल्मी उनको शादी करनी थी। तो मैंने कहा चलाओ सारे, मैंने कहा तुम एक एक व्यक्ति को लिफाफे नहीं दोगी, मैंने कहा मैं दे दूंगा। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने मुझे सारे इतने सारे लिफाफे ना ऐसे करके वो दे दिए। वो मेरी बहू एक जगह बैठी हुई थी, मैंने वो सारे के सारे लिफाफे उसकी झोली में डाल दिए। मैंने कहा जी हो गई जी आप मेरे मेहमानों की विदाई, ठीक है। हाँ, मैंने कहा साले मेरे मेहमान इतने टुच्चे हैं, इतने टुच्चे हैं, समझ लिया आपने कि वो 100 रुपये दे के आप उनको विदा करेंगे। अबे ये साले लाखपति करोड़पति बुला आया है, जो मेरे दोस्त आए हुए हैं, या एकदम फक्कड़ है। तो मैंने उनको तुम 100 रुपये दे के विदा करेंगे। खैर तब सगाई बीत गई, फिर तब शादी आ गई। शादी पे भी मैं उनको बार बार रिमाइंड करता था कि बेटा मान जा। मैंने अपने लड़के से कहा, मैंने कहा भाई ये क्यों इनका बेचारों का इतना खर्चा करा रहे हो, दे वांट सच ए ह्यूज लेविश मैरिज। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है यार, सिंपल मैरिज कर लो। मैंने उनसे कहा अच्छा, मेरा एक और बड़ा कंसर्न था, मेरे दिल्ली में सैकड़ों नहीं हजारों फ्रेंड्स, जिनको मैं चाहता था कि दिल से चाहता था कि वो मैं उनको इनवाइट करूं, इसलिए नहीं कि वो एक फंक्शन में आए, वो बैठकबाजी हमारी जो है ना। पर अब मुझे ये था कि यार बहुत ज्यादा आदमी हम बुलाएंगे, लड़की वालों पे बोझ पड़ेगा। तो मैं बहुत सोच सोच के 10 20 30, मैं तो चलो 20 लोग बुला लेता हूँ, 30 लोग बुला लेता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं अंकल 100 150 लोग। मैंने कहा यार 100 150 तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, उधर मेरे हजारों फ्रेंड्स ललायत थे कि दादा की शादी। तो मैंने कहा देखो सबसे अच्छा तरीका ये है, मैंने अपनी डॉटर से बात की, मैं और मेरी बेटी हम गए और हमने कहा देखो एक आर्य समाज मंदिर का पूरा परिसर किराए पे ले लेते हैं, वहां पे एक तरफ वेदी लग जाएगी, मंडप हो जाएगा, लड़की वाले आएंगे लड़की वाले आएंगे, सारा खर्चा मैं करूंगा। आर्य समाज में कोई 30-35 हजार रुपए का खर्चा था, प्लस मैंने कहा वहीं पे एक हलवाई है आर्य समाज का ही, तो मैंने कहा यहाँ हलवाई बिठाएंगे, बढ़िया पूरी सब्जी खीर बनवाएंगे और हजारों आदमियों को इन्वाइट करेंगे। अब पूरी सब्जी कोई कितने की खा जाएगा यार, पर सारा खर्चा मैं करूंगा, मैं लड़की वाले का एक पैसा भी खर्च नहीं कराना चाहता था। पर ना जी, लड़की को तो एकदम वो राखी सावंत और प्रमोद महाजन वाली फिल्मी शादी करनी थी। हमारी बहू कहाँ मानने वाली, उसको तो उसके तो जीवन में चाह भी एक था कि मेरी शादी जो है एकदम फिल्मी होनी चाहिए। खैर अब शादी से पहले करीब 1-1.5 महीना पहले एक फोन आया, हेलो अंकल जी नमस्ते, हाँ बेटा क्या हाल है। तो उन्होंने बोला अंकल जी आपका नाप चाहिए। मैंने कहा मेरा नाप? अंकल वो सूट सिलाना था शादी के लिए। मैं कहा अच्छा बेटा, कहाँ पे है बेटा? बोला जी घर पे। अगल बगल कौन है? बोले जी सब लोग हैं। मैंने कहा सब लोग में कौन कौन है? कह जी मम्मी है पापा हैं। अच्छा, और कहते जीजू भी आए हुए हैं, मेरा बेटा भी बाई चांस वहीं था। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा जरा साइड हो जा, जरा साइड आके बात कर मुझसे, मतलब मम्मी से थोड़ा दूर हो जा पापा से। वो बाहर आ गया। मैंने कहा कहाँ आ गया बेटा? कहता जी मैं बाहर आ गया। मैंने कहा थोड़ा और बाहर आ जा, गेट के बाहर आ जा, रोड पे आ जा। वो रोड पे आ गया। फिर साहब मैंने भोजपुरी हिंदी और पंजाबी के शब्दकोश में जितनी बुरी बुरी गाली हो सकती है मां बहन की, सारी मैंने सारी वो उस लड़के को दी, बहू के भाई को। और इतनी बुरी बुरी थी आप सोच नहीं सकते, मतलब आप होते तो सर्फ से कान धो लेते। साले अब तेरे पे इतने पैसे हो गए बे, मतलब अब तू सूट पहनाएगा तो मैं सूट पहनूंगा। अबे मैंने जिंदगी में एक लुंगी और एक लंगोट के अलावा तीसरी आइटम नहीं मेरे पास।
मेरी औकात नहीं, मैं लुंगी भी खरीद लूं कायदे की। और साले तू हमें सूट पहनाएगा। और अब हम मतलब अब अजीत सिंह के जीवन की इतनी दुर्दशा हो गई कि साले हम तेरे दिए हुए सूट पहनेंगे हैं। और मैंने इतनी इतनी बुरी तरह हड़काया कि खबरदार, आज के बाद मुझे फोन किया, मैं तुझे समझा दिया ना। और फिर 10 गाली दी। मैं कहा बोल दिया ना, एक रुमाल भी नहीं चाहिए, समझ नहीं आती तेरे को। आज देख, माँ बहन की गाली देके समझाया, तब तुझे अब समझ में आ जाएगी। हाँ अंकल समझ गया, सॉरी 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 सॉरी। तो फोन रख के गया। मेरा बेटा था, वो समझ गया कि आज तो पापा ने इसको बहुत कायदे से हैवी डोज दे दिया लगता। तो बोला क्यों, क्या हुआ? बोला बहुत कमीना है तेरा बाप। उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोला बहुत गाली देता है, बहुत कमीना आदमी है, बहुत गाली दी उसने आज मुझे। तो मेरे बेटे ने कहा बेटा हमने तो पहले ही समझाया था तुझे कि पापा के सामने भूल के भी ये बात मत करते ना। उन्होंने कह दिया 1 रुपया नहीं लेंगे और रुमाल भी नहीं लेंगे, तो फिर नहीं लेंगे, और अब दोबारा करेगा तो गाली ऐसे ही देंगे। सब वो दिन और आज का दिन, फिर सब उस बच्चे ने फिर कभी कोई बात नहीं की। खैर तब शादी हुई, हो गई। शादी हुई थी, जब हम चलने लगे तो ट्रेन से रिजर्वेशन था, दिल्ली से बनारस जाना था ना। तो हमारी 11-1 बजे की ट्रेन थी दिल्ली से। तो वो पूरी फैमिली हमें सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पे आई थी। तो जब स्टेशन से वो गाड़ी में से सामान उतरने लग गया, तो वहाँ पे ना 2-3 सूटकेसेस तो लड़की के कपड़े होते, तो मुझे इतनी अकल तो है मुझे ना, वहाँ साथ में 2-3 बड़े-बड़े वो कार्टन्स पड़े थे। मेरा एकदम पारा गरम। मैंने कहा ये क्या है? तो कहते, वो लड़की मेरी पापा पापा, मुझे ना बचपन मतलब बहुत दिनों से शौक था कि जब भी मुझे अच्छे बर्तन मिलते थे ना, मैं ना अपने लिए थोड़े थोड़े से ना बर्तन खरीद लेती थी। तो ये मैंने थोड़े से बर्तन अपनी रसोई के लिए, अपने, मेरे को शौक है ये, तो मैंने ना बर्तन कलेक्ट कर रखे हैं, ये वो आइटम है। हाँ, मैंने कहा भैया ध्यान रखना। मैंने कहा दहेज का एक रुमाल भी नहीं आना चाहिए मेरे घर में। कहता अब हम पहुंच गए, बहू बेटा वहाँ पहुंच गए, सेटल हो गए, सब कुछ हो गया। तो शादी के बाद एक रस्म होती है कि 2-3 दिन बाद ना लड़की के मामा और फैमिली पूरी आती है। तो सब ये पूरी की पूरी फैमिली जो है, 7-8 लोग जो हैं वो हमारे घर पहुंचे महापुर गांव में। तो गांव में पहुंचे तो अब एक बहुत ही मशहूर किसी हलवाई की बहुत ही शानदार मिठाई, मतलब मुझे लगता है शायद 20-21 डब्बे रहे होंगे, 21 1-1 किलो के, 21 मतलब 20-25 किलो मिठाई, और ऐसे बड़े बड़े फ्रूट के टोकरे और वो सब लेके पहुंचे। तो मैंने कहा जी गुड बार साहब, वेलकम। 2-3 मामा जी लोग थे, एक शायद नाना जी भी थे, पापा थे और मम्मी थी, और मतलब 7-8 लोग थे। बड़ा मजा आया। इट वॉज अ वंडरफुल फैमिली गेट टुगेदर, बहुत अच्छा मतलब। तो जब वो चलने लगे अगले दिन, तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने सब आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वॉज अ वंडरफुल गेट टुगेदर। और आप लोग इतने सारे मिठाई और इतने सारे फल लेके आए, तभी आपका घर है, आप आइए, रोज आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। पर सर आज के बाद, इस बार आप पहली बार आए और आपका ये दस्तूर था, तो आप ये 21 किलो मिठाई और ये 20-30-40 किलो फ्रूट्स ले आए, सब गुड। पर सर आज के बाद आपके घर से मेरे घर में एक केला भी नहीं आना चाहिए। ये तीज खिचड़ी और ये ना, मैंने कहा ये साले लड़के वालों का तो पेट ही नहीं भरता। ये तो साले इतने बड़े भिखारी हैं कि अपने इनका बस चले ना तो ये तुम्हारे घर से अरहर की दाल और प्याज भी मंगवाएं। ये तो भिखारी होते हैं साले एक नंबर के, इनका तो पेट भर ही नहीं सकता। और मैंने कहा जी हम हैं बहुत सीधे साधे आदमी, हमारे बाप ने कभी नहीं खाई मिठाई, हमने जिंदगी में मिठाई खा के नहीं देखी हैं। बिस्किट के नाम पे हमने पार्ले जी के अलावा कुछ नहीं खाया, वो भी हमारे यहाँ नकली बिकता है। और हम तो जी गुड़ खाने वाले लोग हैं। प्लीज आज पच्छा हमारे घर में मिठाई लेके मत आ जाइए प्लीज, हैं। ये हम हमारे ये फल फ्रूट बहुत महंगी आइटम होती है, हम नहीं खा सकते जी। हम तो जी दाल उबाल के खाने वाले लोग हैं। प्लीज मेरे घर में आज के बाद आपकी कोई तीज खिचड़ी नहीं आनी चाहिए। हाँ वैसे आप
आओ और खाली हाथ आओ, मुझे बहुत खुशी होगी। पर अगर आप ये फल फ्रूट के टोकरे और ये मिठाइयां और हर त्योहार पे, है ना, वो जैसा जो दस्तूर होता है, लड़के वालों सालों का तो इनको तो ये तो भिखारी होते हैं एक नंबर के जन्मजात है। मुफ्त का माल आ रहा है, मुफ्त में तो इनको एक टोकरा भर मुफ्त की टट्टी भेज दो तो ये वो भी रख लेंगे, लड़की घर से टट्टी आई है मुफ्त की है, रख लो यार। मैंने कहा इनकी तो ये माइंडसेट है भैया, मेरी नहीं है। आज वो सब वो दिन और आज का दिन, मेरी बहू के घर से आज तक एक रुमाल नहीं है, और आज तक इतनी सारी तीज खिचड़ी होगी, 7-8 साल हो गए ब्याह को, हमने आज तक लड़की वालों का 1 रुपया भी किसी तीज खिचड़ी पे, जो भी त्योहार होता है ना जिन पे लड़कियों के, है ना, हर फंक्शन पे ये होगा, मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा अगर मेरी औकात होगी तो मैं अपनी बहू को मारुति 800 में या आल्टो में या वरना में या फॉर्च्यूनर में चढ़ा लूंगा। मेरी औकात होगी तो मैं अपनी बहू को एसी में सुला लूंगा। मेरी औकात होगी तो मैं अपनी बहू को मिठाइयाँ खिला लूंगा या देसी घी के थोड़ी छौंक लगी हुई दाल खिला लूंगा, पर मुझे सॉरी आपके पैसे से नहीं खिलानी। आप लड़की वालों को कितना भी मना करो, उनके अपने चाव होते हैं, उनके अपने शौक होते हैं, वो दुनिया को खुश करने के लिए आपके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस थोपने की कोशिश करते हैं। ये करनाल वाले केस में यही हुआ है। और इसमें एक्चुअली बात बिगड़ी कहां, जो मेरा अनुभव ये कहता है, मेरे पास ऐसे कोई जानकारी नहीं है, कि लड़की को लग गया कि यार ये मैं तो कुछ ज्यादा ही सिंपलटन से ब्याह कर रही हूं। सिंपलटन मीन्स ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही डाउन टू अर्थ है, और वो शी हैड लास्ट मिनट डाउट्स अबाउट हर मैरिज एंड शी रिफ्यूज टू मैरी। आपको याद होगा ऐसे ही एक केस और हुआ था नोएडा में, आज से करीब 10-15 साल पहले। वो लड़की भी पूरे देश की हीरोइन बन गई थी कि साहब शादी के मंडप से लड़के को भगा दिया क्योंकि दहेज मांगा था। वो बड़ी वाह वाह हुई सब, वो तो रानी लक्ष्मीबाई घोषित हो गई थी देश की। वो लड़का बेचारा जेल चला गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। बाद में फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, केस चला, और केस में जज ने बोला कि ये बहुत ही गलत बात है, और इनफैक्ट दिस लड़की हैड अ बॉयफ्रेंड, उसका कोई और प्रेमी था, ये उससे शादी करना चाहती थी, और इस लड़के के ऊपर इसने झूठे आरोप लगा के इसका जीवन बर्बाद कर दिया, और शादी के 15 दिन बाद ही अपने उस प्रेमी के साथ भाग के इसने शादी कर ली थी। ये केस फैक्ट है, आप पता लगा लीजिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा साहब। ये लड़की एक बहुत ही ज्यादा जमीन से जुड़े हुए सीधे साधे व्यक्ति से शादी करने से डर गई। इसको लगा कि ये मेरी तरह छिछोरा नहीं है, तो मैं इस सिंपलटन से शादी करके गलती तो नहीं कर रही हूं, क्योंकि इनको तो फिल्मी जीवन व्यतीत करना था। दिस कुड बी द केस। और सर कोई ये लड़कों के शादियों में जो ये लड़के बिकते हैं ना कद्दू की तरह, तो वो लेन देन शादियों से महीना 2 महीना पहले हो जाता है। अगर मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए और 20 लाख रुपए कैश चाहिए तो कैश वैश मंडप में, लड़के वाले इतने मूर्ख नहीं होते, उनको भी मालूम होता है कि अगर हम अचानक 40 लाख रुपए मांग देंगे, 20 लाख रुपए कैश और फॉर्च्यूनर, तो हर आदमी मुकेश अंबानी नहीं है। अचानक कहां से ले आएगा भाई लड़की के बाप 40 लाख रुपए का? लड़के वालों को इतनी अकल नहीं है क्या? उन्होंने अगर डिमांड करी होती तो, अगर ऐसी डिमांड बाई चांस, वो कहते हैं ना साहब लड़के के बाप ने कर दी होगी डिमांड, अगर करनी थी तो लड़के के बाप को भी इतनी अकल है कि अगर किसी से 40 लाख रुपए लेना है तो कम से कम महीना 2 महीना 6 महीना पहले उसको बताना पड़ेगा, तब जाके 40 लाख रुपए अरेंज करेगा। खड़े पांव हम मुकेश अंबानी की छोरी को अपना छोरा नहीं ब्याह रहे कि खड़े पांव 40 लाख रुपए लाके आपके कैश धर देगा। ये झूठे आरोप लड़की ने लगाए हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, समाज लड़के को सही मान रहा है और लड़की को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब लड़की के परिवार के सामने एक समस्या और आ गई है, ऐसी मुकदमेबाज, ऐसी पंगेबाज और ऐसी थाना कोर्ट कचहरी करने वाली लड़की को कौन ब्याहेगा? कोई समझदार, या तो कोई पहले से सेटिंग है वो ब्याह लेगा, नहीं तो भैया ऐसे लोगों के ब्याह ना होते। वो आप चले जाना, वो फाइनेंस करने वाले ना, उन्होंने कुछ वर्ग बना रखे हैं कि इन लोगों को फाइनेंस नहीं करना। जैसे पॉलिटिशियंस को कोई लोन नहीं देता, प्राइवेट फाइनेंसर्स की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस को नहीं देते, पुलिस वालों को नहीं देते, वकीलों को नहीं देते, है ना, ये पंगेबाज लोग होते हैं।
हमारे यहाँ पहलवानों को भी नहीं देते है कि इनसे कौन वसूलेगा, मतलब बाहुबलियों को। तो ये पंगेबाज लड़की से कोई शादी ना करता। तो ये इन्होंने अपनी इमेज बचाने के लिए उस लड़के से माफी मंगवाई है, वो भी कट्टा सटा के। जब पूरे परिवार के 8 लोग को जेल जाने की नौबत आ जाएगी तो आप मैं कोई भी माफी मांग लेगा। खैर साहब, फैक्ट ये है कि लड़का माफी मांग के इस मरखनी गाय से पीछा छुड़ा के अपने घर गया बेचारा। उसका तो घर बस जाएगा, क्योंकि जिस आदमी ने सिंपल जिंदगी जीनी है, कोई भी सिंपल सी लड़की उसको मिल जाएगी। मैं तो कहता हूं इस पूरे प्रकरण में थोड़ी सी छीछा लेदर तो हुई लड़के की, पर वो एक बहुत गहरे कुएं में गिरने से, बहुत गहरी खाई में गिरने से बच गया। अगर ये ब्याह हो जाता ना तो ये उसका जीना आराम कर देती। वो लड़का सारी जिंदगी खून के आंसू रोता था। भगवान में बहुत बहुत दयालु है भगवान, उसने इस छोरे बेचारे को इस दुष्ट परिवार से बचा लिया। अब ये मेरे विचार हैं, जरूरी नहीं कि आप इन विचारों को फॉलो करें, क्योंकि मैं तो बहुत ऊट पटांग आदमी हूँ, आई एम ए रेबल। तो सब मेरे विचार ये हैं। आज के लिए इतना ही इस विषय पे। बहुत जल्दी अगले विषय पे फिर से किसी उससे मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।